ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही क्लास? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप आप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो वो टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज पे अपनी अटेंडेंस नेम और आईडी लिख दें, ताकि वो एज अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो पुराने हैं उनको मालूम है ये बात। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं स्टार्ट। आज लैब नंबर 2 हमें परफॉर्म करनी है। लैब नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले मैं जो हूँ वो चाह रही हूँ कि हम जल्द अज जल्द जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर हालात का कुछ पता नहीं है एंड ऑल दैट, तो हम क्यों ना प्रोजेक्ट पे जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, ताकि आप लोग एंड में जो है वो बर्डनाइज ना हो और एंड में जो है वो आपको मसले मसाइल पेश ना आए। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि किसको क्या प्रोजेक्ट समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हैं आपके। 2 मेंबर्स का ग्रुप होगा। ठीक है, उसमें आपने प्रोजेक्ट बनाना है। और प्रोजेक्ट क्या बनाना है, अगला सवाल ये है। प्रोजेक्ट ये बनाना है कि आप लोगों ने आप अगर अपनी कोर्स आउटलाइन देखो या लैब आउटलाइन देखो, ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल सेंसर्स। मैं आप लोगों के सामने लैब आउटलाइन खोलती हूँ ताकि हम साथ ही में देख भी लें। ठीक है, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो दिस इज़ योर कोर्स लैब आउटलाइन। और अगर आप इसकी लिस्ट देखो सारी लैब्स का, जहाँ ये लैब टाइटल्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस लैब में मैंने पहली लैब में भी बताया था कि हम डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं और उसे किस किस तरह तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ सेंसर्स ऐसे भी हैं जिसके आपने पहले से नाम सुने हुए भी हैं और आपने यूज़ भी किया हुआ है उन सेंसर्स को। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो सेंसर्स यूज़ नहीं भी किए हुए, तो एटलीस्ट उनका थोड़ा बहुत आइडिया आपको नाम से हो रहा होगा कि किस तरीके से ये सेंसर काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लिस्ट में से देख के आपका प्रोजेक्ट का टास्क क्या है कि इस पूरी लिस्ट में से देख के आप किसी भी सेंसर को यूज़ करते हुए आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, आपका टास्क क्या है कि आपको कोई सेंसर किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना है। ठीक है, आप फॉर सपोज आप अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि आपके आप सबने नाम सुना हुआ होगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर आप यूज़ करो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर कोई भी यूज़ करो, तो आपको कोई एप्लीकेशन ऐसी डिज़ाइन करनी है जिसमें आपका ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर या अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा आप ये मैं एग्जांपल दे रही थी कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर या अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसके अलावा आप इनमें से कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हो और कोई भी सेंसर सिलेक्ट कर सकते हो फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यू आर नॉट बाउंड कि आप जो है वो इनमें से कोई एक सेंसर सिलेक्ट करो। आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी का सेंसर, जो आपको टेम्परेचर सेंसर्स हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रेशर सेंसर है, लोड सेल है। ठीक है, आप कोई भी सेंसर यूज़ करते हुए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि
ओके, मेरी आवाज़ आ रही है क्लास अब? सॉरी, देयर वाज़ इंटरनेट इशू। सही। अच्छा, अनम, आपका मैसेज मैंने अभी देखा। बेटा, आपके सवाल का जवाब ये है कि आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो लिस्ट आपको गिवन है, जो लैब में आप सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत हज़ारों सेंसर हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इनमें से कोई सेंसर यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप बाद में वो पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत अट्रैक्टिव एप्लीकेशन है किसी दूसरे सेंसर के साथ जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो आप उसे मुझे ज़रूर उसका प्रपोज़ल सबमिट करवा सकते हो। मैं उसको देखूँगी और अगर मुझे वो एप्लीकेशन मतलब इतनी सब्सटेंशियल लगा वो काम, वो प्रोजेक्ट, तो मैं अप्रूव कर दूँगी, ठीक है? तो आपका टास्क क्या है इस वीक का कि आपको ये स इन ये सारी लैब आउटलाइन आपके पास मौजूद है, ठीक है? इसमें सारे सेंसस के नाम लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, ओके, आपको करना क्या है कि आप जो है वो इनमें से कोई एक सेंसर की कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है वो आप मुझे जो है मंडे को, आपकी नेक्स्ट लैब होगी, तो मंडे को आप मुझे इसका प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रपोजल सही से बनाना, अच्छे से बनाना, ऐसे एक पेज का प्रपोजल बना के नहीं देना, प्रॉपर उसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना, सही है, कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। और उसका ओके, प्रॉपर उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना, सर्किट प्रोजेक्ट के बारे में लिखना, सर्किट उसकी सर्किट डायग्राम अगर हो तो आप, या ब्लॉक डायग्राम अगर आप चाहें तो आप उसको साथ जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक, हाँ बेटा, अभी से प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ पता नहीं होता हालात का, क्या है क्या नहीं है, तो स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी एंड में फिर आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हो, और क्योंकि ये प्रोजेक्ट हार्डवेयर पे ही बनाना होगा आपको, तो इट्स बेटर कि आप अभी ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी आप प्रपोजल बनाएंगे एक वीक में, फिर आप सामान खरीदेंगे, फिर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट का, क्योंकि अब ज़ाहिर है आप लोग सीनियर हो गए हो, फिफ्थ सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बिल्कुल बहुत ही जो है वो सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट मत देखना, ठीक है। अब आप लोग जो है वो थर्ड ईयर आपका शुरू हो गया है, तो आपका टाइम आ गया है कि आप थोड़े मुश्किल और थोड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं, ठीक है। तो ट्राई टू डू समथिंग चैलेंजिंग, ठीक है। ये एक जिसे कहते हैं चार रजिस्टर जोड़ के और इस तरह के बेबी प्रोजेक्ट्स मत बनाना। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आपको थोड़ा चैलेंजिंग कोई प्रोजेक्ट ढूँढना है ऐसा कि जिसमें आपको सीखने को मिले, और आप उसका प्रोटोटाइप भी बनाओगे, और खाली मुझे जो सर्किट डायग्राम इतना सा छोटा सा सर्किट वेरो बोर्ड पे दिखाना नहीं है, इस बार आपने प्रॉपर प्रोटोटाइप भी बनाना है, ठीक है। ताकि पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप हार्डवेयर भी होगा, जिसमें सर्किट भी होगा, जिसमें आप जो है वो प्रॉपर इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करोगे, तो जब भी मैं अभी से स्टार्ट करवा रही हूँ ताकि सेमेस्टर एंड तक आप उसको फाइनलाइज कर सको, ठीक है। जगदीश, दो मेंबर्स हैं, तीन मेंबर्स नहीं है, टू मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है। एनी सजेशन, एनी सजेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। आप टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ करके जो है वो बहुत कुछ करवा सकते हो, ठीक है। आप टेम्परेचर सेंसर यूज़ करके कोई डिवाइस ऑन ऑफ करवा सकते हो, ठीक है, कि भाई फॉर सपोज हीटर है या बल्ब है, सही है, तो जैसे ही टेम्परेचर राइज हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो वहाँ पे जो है वो बल्ब या हीटर की को ऑन ऑफ करवा दो, या फैन को ऑन ऑफ करवा दो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत छोटी मोटी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और जिस पे आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेटा, यूनिवर्सिटीज़ का अभी कुछ नहीं पता। नहीं बेटा, दो मेंबर्स ही अलाउ हैं, आमिर जो हैं वो किसी और ग्रुप में चले जाएं, दो मेंबर्स ही अलाउ हैं, ठीक है।
यूनिवर्सिटीज़ का अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि कल मैंने फिर से जो है वो मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, उसमें फिर आ रहा था कि कुछ आगे बढ़ने का हिसाब किताब है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोल रहे, तो लेट्स सी क्या होता है। यूनिवर्सिटी हम आएंगे, अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी खुली हुई होगी तो मैं बता रही हूँ, यही बात मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्सिटी प्रॉपर नहीं भी खुली तो हम क्योंकि आईएम की लैब्स हमें हार्डवेयर पे परफॉर्म करनी है, तो हम वीक में एक बार या सैटरडेज को ही जिस तरह हम मैनेज करते हैं पिछले सेमेस्टर्स में करते आए हैं, इसी तरह हम कुछ मैनेज करके हार्डवेयर पे लैब्स परफॉर्म करने यूनिवर्सिटीज़ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हम यूनिवर्सिटी आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटी आओगे तो हार्डवेयर पे प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं यासिर, आई कांट अलाउ थर्ड मेंबर, आप 2 ही मेंबर में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक नहीं, प्रोबेबली बाबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। ठीक है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगी पहले से। ठीक है, कम से कम एक हफ्ता पहले आप लोगों को बता दूंगी। क्लियर है? अच्छा, कोई भी मुझे एक छोटी सी बात, कोई भी मुझे लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट का सर्किट नहीं सबमिट करवाए बराए मेहरबानी, वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कतई मना है, लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप ये कहें कि भाई मैं ऑब्स्टिकल अवॉइडर या जो है बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करूंगा, तो आप लाइन फॉलोइंग रोबोट या ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट्स अलाउ नहीं है आपको। उसके अलावा आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सिद्रा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? करते हैं, सॉरी, ऑर्डिनो यूज कर सकते हैं। आर्डिनो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज की लैब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई ना अभी। अच्छा रुको, ओके। एक मिनट रुके ना, मैं एक चीज़ करके फिर एक स्क्रीन शेयर करके फिर लैब स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, जो आज की आपकी लैब है, इट्स अबाउट, दैट इज लैब नंबर 2। ठीक है, इट्स अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसको आप लोगों ने पहले शायद देखा हो, पढ़ा भी हो, मेरे ख्याल से ईएनए में पढ़ चुके होंगे या पहले किसी कोर्स में पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज? जी, मशीन्स में पढ़ा है, मशीन्स में। हाँ, चलो मशीन्स में पढ़ा है, अच्छी बात है। हाँ, तुम लोग भी, बाकी लोग भी पढ़ चुके हैं मशीन्स का कोर्स, पढ़ा होगा यार से, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, खैर नहीं भी पढ़ा तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज या ब्रिजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस या अननोन कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस मालूम करने के लिए। ठीक है, हमारे पास हम ब्रिज सर्किट बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो किसी भी रजिस्टर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट मल्टीमीटर या विदाउट हैविंग दैट कलर कोडिंग। ठीक है,
अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज यूज क्यों होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज यूज इसलिए होता है कि भाई जो ये ब्रिजेस होते हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज देते हैं। जब आपके पास लो रेजिस्टेंसेस पे काम हो रहा हो तो आपके पास ब्रिजेस जो है वो कंपैरेटिवली एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। उसकी वजह क्या है? हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई हमारा जो वोल्ट मीटर है वो आइडियली जो है वो उसमें जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस वजह से जो है वो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आपके सर्किट पे जो है वो इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, सही है। जब आप किसी भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हो वोल्टेजेस मालूम करने के लिए या रेजिस्टेंसेस मालूम करने के लिए, जब आप मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हो तो ज़ाहिर है उसके अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जिसका इफेक्ट आपके सर्किट पे आ रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इतनी एक्यूरेट आपके पास नहीं आ रही होती है, सही है, वोल्ट मीटर वगैरह में। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज ड्राइव हुआ, ठीक है। 1843 में ये व्हीटस्टोन के नाम से ही एक साइंटिस्ट था जिसने ये ड्राइव किया, तो उसी के नाम पे इसको रखा गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास सामने बना हुआ है कि चार रेजिस्टेंसेस को जो है वो कनेक्ट किया जाता है इन अ वे कि हमारे पास दो वोल्टेज डिवाइडर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास चार रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड है कि दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है, फिर दोनों ब्रांचेस आपस में दो पैरेलल कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस आ रहे होंगे सोर्स वोल्टेज वो आपके पास 3 पे आ रहे होंगे। जो भी पॉइंट नंबर 3 पे वोल्टेजेस आ रहा होगा वो इधर भी जा रहा होगा, ए वाली ब्रांच पे भी और सी वाली ब्रांच पे भी जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम दो रेजिस्टेंसेस को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमारे पास जो आर एक्स है, जो यहाँ पे आर एक्स रेजिस्टेंस है, हम कहते हैं कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। हमें आर ए पता है, ठीक है। हमें आर ए पता है, हमें आर सी पता है, ठीक है। हमें आर एक्स नहीं पता, दिस इज अननोन फॉर अस, ठीक है। और हमें जो है वो आर बी एक ऐसा हम जो है वो रेजिस्टेंसेस लेंगे, ठीक है। एक ऐसी रेजिस्टेंस लेंगे जिसको हम एडजस्ट कर सकें, ठीक है। एडजस्ट करने का क्या मुराद है? तो यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसका पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर यूज करने की वजह क्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है। जब हमारे पास अ, इस ब्रांच पे और इस ब्रांच पे सेम वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो अगर सेम होगा तो हमारे पास पॉइंट ए 1 और 2 के दरमियान जीरो वोल्टेजेस आ रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब हमारे पास इन दोनों पे जो वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो होगा और इन दोनों पे आर ए और आर बी पे जो वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो होगा वो सेम होगा किसके? आर सी और आर एक्स पे जो ड्रॉप है, ठीक है। तो हमारा ब्रिज क्या होगा? बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा? हम पॉइंट V1 और V2 के दरमियान जो है वो वोल्टेजेस चेक करेंगे। अगर तो वोल्टेजेस जीरो है तो हम कहेंगे भाई हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अब ये रेशियो सेम कब होगा? अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने आर ए और आर सी सेम लिया हुआ है, ठीक है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ब्रिज बैलेंस कब होगा, रेशियो बराबर कब होगा? जब आर बी और आर एक्स भी सेम हो, ठीक है। अब आर एक्स तो मुझे नहीं पता कि क्या है, मेरे लिए आर एक्स अननोन है, तो इसका मतलब मैं आर बी को एडजस्ट करती रहूंगी जब तक आर बी को मैं एज अ पोटेंशियोमीटर यूज करूंगी या एडजस्टेबल रजिस्टर यूज करूंगी, और आर बी को मैं मूव करती रहूंगी जब तक वो आर एक्स के बराबर नहीं हो जाता। और आर एक्स के बराबर हो गया ये मुझे कैसे पता चलेगा? कि मेरे वी वन
टू के दरमियान जो है वो 0 वोल्ट्स आने लगेंगे, ठीक है। जब V1 और V1 2 के दरमियान 0 वोल्टेजेस आने लगे तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो RB की वैल्यू है उस वक्त वही मेरे पास RX की वैल्यू होगी और मेरा ब्रिज क्या होगा, वो बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई? सिद्रा, आज की लैब के लिए फ़िलहाल हम जो है वो मल्टीसिम यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद के लिए मैंने आप लोगों को लैब व्यू का सेटअप दिया हुआ है, तो आप लैब व्यू अपने पास इंस्टॉल कर लें। बाद की लैब्स के लिए हम लैब व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात क्लियर है कि भाई हमारा हम कहेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस है। कब बैलेंस है? जब हमारे पास V1 2 के दरमियान 0 वोल्टेजेस आ रहे हों, और V1 2 के दरमियान उसी वक्त 0 वोल्टेजेस आ रहे होंगे जब हमारी RA की वैल्यू बराबर हो RC के और RB की वैल्यू बराबर हो RX के, ठीक है। अच्छा, फिर इसके फॉर्मूलाज ड्राइव किए गए। हमने कहा भाई अगर मुझे RA का ड्रॉप निकालना है, ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू हम किस तरह से इसका मतलब मुझे अगर वी इस V1 निकालना है फॉर सपोज, ठीक है, तो V1 क्या होगा, RB पे जो ड्रॉप आ रहा होगा डिवाइडेड बाय दिस रेशियो, ठीक है। तो V1 किसके बराबर हो गया, RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RA V3, ठीक है। V1 अगर मैं निकाल रही हूँ तो V1 कौन सा वोल्टेजेस होगा, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूं, ठीक है, तो ये V1 वही वोल्टेज होगा जो RB पे आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हमने ये फॉर्मूला निकाला कि भाई हमारा V1 बराबर है RB डिवाइड बाय RB प्लस RA इंटू V3, ठीक है। सेम केस के हमने V2 अगर निकालना है तो V2 कौन सा वोल्टेज होगा जो RX पे आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ग्राउंड निकाल रही हूँ, ठीक है। तो V2 कैसे हमने फाइंड किया, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाया हमने सिंपल, RX डिवाइड बाय RX प्लस RC इंटू V3, ठीक है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि V12 मतलब यहाँ पे V12 इसके दरमियान जो वोल्टेज है जब ब्रिज बैलेंस है तो वो 0 है। हमने यही कहा कि भाई अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो वो V12 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये भी कह सकते हैं V12 0 कब आएगा, जब V1 V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर V1 V2 के बराबर है और मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्विवेलेंट कंसिडर करूं, तो मेरे पास क्या आएगा कि भाई हमारे पास RB डिवाइड बाय RB प्लस RA बराबर आ जाएगा किसके, RX डिवाइड बाय RX प्लस RC के। क्यों? हमारा V1 और V2 बराबर था, सही है, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। V3 से लेफ्ट हैंड साइड पे भी V3 था, राइट हैंड साइड पे भी V3 था, V3 से V3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या, यही कुछ इस तरह से मैं अगर आप लोगों के आसानी के लिख दूं, हम कह रहे हैं V1 बराबर है किसके, V2 के, ठीक है। अच्छा, V1 के फॉर्मूला लिखूं तो वो किसके बराबर था, RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RA इंटू V3, और V2 किसके बराबर था, RX इन डिवाइड बाय RX प्लस RC इंटू V3, ठीक है। V3 से V3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या बचा, RB डिवाइड बाय RB प्लस RA इंटू बराबर है किसके, RX डिवाइड बाय RX प्लस RC के, ठीक है। V3 से यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई किया इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास क्या आ गई, हमने कहा भाई हमारे RX की वैल्यू किसके बराबर है, RB इंटू RC डिवाइड बाय RA के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, RX मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है, और किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं बाय यूजिंग रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अगर मुझे बाकी 3 रेजिस्टेंसेस पता हो तो मैं अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकती हूँ, सही है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हमें इसके लिए ये जो है वो ब्रिज कंडीशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए
वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हमारे पास फॉर सपोज कलर कोडिंग वगैरह भी मौजूद नहीं है, ठीक है, और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम ब्रिज के थ्रू निकाल सकते हैं। लो रेजिस्टेंसेस के लिए ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, सही है। जब इसका सर्किट की तरफ जाती हूँ, देखो मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, सही है। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली जो है वो क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे R4 की वैल्यू जो है वो इंटेंशनली रेस की हुई है, ठीक है, मतलब डिलीट की हुई है। मुझे नहीं पता फॉर द टाइम बीइंग कि R4 की वैल्यू क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता। हमने तो कहा भाई हमने R1 की वैल्यू, मतलब ये इसको RA कंसिडर कर लो, ठीक है, ये RB है, और हमने दोनों RA और RB की वैल्यू क्या ले ली, 1K ले ली। और हमने यहाँ पे सॉरी हमने RA और RC कहा हुआ था ना इसको, इस ब्रिज के हिसाब से चलते हैं। चलो ये R1 R2 इसको मैं रीनेम कर देती हूँ ना, ये R1 कर देते हैं इसको लेबल, दैट इज R1। अच्छा हम लेबल चेंज नहीं कर सकते, ओ, अच्छा इसका नाम R1 है तो हम इसको कर देते हैं R3। R3 भी मौजूद है, एक मिनट। ओके, हम इस उसको कंसिडर कर रहे हैं सर्किट को, हम इसके हिसाब से मैंने नेम्स चेंज किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने R1 और R2 की वैल्यू सेम रख ली, ठीक है, और R3 को मैंने एज ए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया, ठीक है, और RX मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है, ये वाली मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस वन, दिस इज अननोन, दिस इज पोटेंशियोमीटर, इसका सिंबल भी बना हुआ है तो आप लोगों को आसानी होगी। और R1 R2 मेरे पास सेम रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। हमने सर्किट बनाया है इसका, देखो सही है, R1 1K, R2 1K, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक 10K का पोटेंशियोमीटर यूज़ कर लिया, 3 सही है, R3। अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है आप मल्टी सिम यूज़ कर रहे हो, तो अगर हम यूनिवर्सिटी में लैब कर रहे होते हैं तो मैं आपको कोई रेजिस्टेंस दे देती जिसकी रेजिस्टेंस अननोन होती, आपको नहीं पता होती, और आप वो बिट से फिर बैलेंस करके मालूम कर लेते, ठीक है। लेकिन जब आप मल्टी सिम यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सिर्फ उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ज़ाहिर है R4 की खुद से कोई वैल्यू कलेक्ट की है, यहाँ पे मेरे पास ऐसे अननोन रजिस्टर तो नहीं आ सकता ना मल्टी सिम पे, मैंने R4 की एक वैल्यू ली भी है, लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए वो हाइड की भी है ताकि आप लोग समझ जाओ। उसके बाद जो है वो हम ज़्यादा आप वैल्यू लेकिन खुद ही सिलेक्ट कर रहे होगे उसके, अल्टीमेटली बस आप उसको सेटिस्फाई करके प्रूफ करके देख रहे होगे कि हाँ हमारे पास V12 जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा मैंने इस सर्किट को प्ले किया। अच्छा वोल्टेजेस आप कुछ भी दे दो, मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट दिए, मैं आप 10 वोल्ट भी दे दो तो ज़ाहिर है वो रेशो से डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहे 5 वोल्ट दो या 10 वोल्ट दो, क्योंकि इस अगर इक्वेशन को देखो आप, जो RX की इक्वेशन है, सही है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेजेस है। इसका मतलब अब मैं सोर्स पे कुछ भी वोल्टेज दूँ, मैं अपनी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, चाहे मैं 5 वोल्ट्स दूँ, चाहे मैं 10 वोल्ट्स दूँ, या मैं 15 वोल्ट दूँ, मेरे सर्किट पे वोल्टेजेस से फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरे पास ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए, दैट्स इट, दिस इज द ओनली रूल कि मेरे पास ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है।
मैंने V1 2 के बीच में क्या लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे V1 2 के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया है ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है, कि यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। इनिशियली मैंने पोटेंशियोमीटर को 0% पे किया हुआ है, हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी जब मैंने पोटेंशियोमीटर को 0 किया हुआ है तो इसका मतलब मेरे पास -416 वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस चेंज कर रही हूँ, ठीक है। चेंज करके हम इफेक्ट देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आया। -1.1 हो गई, ठीक है। 25% किया मैंने तो -0.5 हो गई। मजीद चेंज किया 30% पे, -0.4 हो गई, ठीक है। मैंने 40% कर दिया, -0.16 हो गई, ठीक है। फिर मैंने इसको 55% किया, मेरे पास 0 अब पॉजिटिव वैल्यू आने लगी 0.0654, ठीक है। इसका मतलब कि इसके कहीं बीच में मेरे पास वैल्यू लाई कर रही थी, ठीक है। जीरो कहाँ लाई कर रहा होगा, इसके कहीं बीच में। तो मैंने अब रेजिस्टेंसेस पहले मैं बढ़ा रही थी, अब मैंने कम की, ठीक है। जब मैंने उस पोटेंशियोमीटर को 50% पे किया तो मेरे पास ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया। यहाँ पे कितने वोल्टेजेस आ गए, 0 वोल्टेजेस आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो गया, ठीक है। अच्छा, 10K का रजिस्टर था, तो अगर मैंने इसको 50% पे रखा हुआ है तो इसका मतलब कितनी रेजिस्टेंस है इसकी इस वक्त, कोई बता सकता है? गुड हमार, ठीक है। 10K का रजिस्टर है और मैंने इसको 50% पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब अभी इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, हाफ रेजिस्टेंस है ना, 50% का मतलब हाफ, ठीक है। तो इस वक्त इसकी 5K रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रिज मेरा बैलेंस हो गया है 5K पे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे R4 की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5K वैल्यू होनी चाहिए। और मैंने RK की, अगर आप प्रॉपर्टीज में जाके देखो, ये मैंने आपसे हाइड की हुई थी, नीचे इसकी ये रही वैल्यू, एक मिनट, ये रही इसकी वैल्यू। तो मेरे पास R4 की भी 5K ही वैल्यू थी, ठीक है। तो मेरा ब्रिज बैलेंस किस कंडीशन में हुआ, जब मेरे पास R4 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इस पोटेंशियोमीटर के बराबर हो गई, ठीक है। या ये कह लो कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू इस R4 के बराबर हो गई, तो मेरे पास कितने वोल्टेजेस आने लगे, मेरे पास 0 वोल्टेजेस आने लगे, ठीक है। इसका मतलब मैंने अपने पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके जो है वो अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब मैं ये नहीं भी यहाँ लगाती, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं भी लगाती तो आप इसके थ्रू, आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसके थ्रू R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 5K ही आएगी, ठीक है। तो दिस वाज द कंडीशन कि आपका इस सूरत में, अगर ऑब्वियसली आई एम अगेन सेइंग कि क्योंकि ये मल्टी सिम है और आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस खुद से ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अननोन रेजिस्टेंस आप यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। तो ज़ाहिर है आप कोई रजिस्टर सिलेक्ट करके आप सिर्फ उसे बैलेंस करके देख रहे होगे। तो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ बैलेंस करके देखा है कि यहाँ पे हमारी कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है या व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्राइटेरिया है वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया और हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। बेटा फिजिकली आरिफ, फिजिकली हम पॉट की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकली हम पॉट की रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हम पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट से निकाल के उसकी नॉब जब एडजस्ट हो जाए, उस कंडीशन पे जब हमारे पास जीरो आ जाए, तो हम पोटेंशियोमीटर की जो है वो रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, विदाउट स्विचिंग ऑन द वोल्टेजेस, ठीक है। हम उस पोटेंशियोमीटर को सर्किट में से निकाल के उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स सेल्फ क्लियर है आरिफ? अरे पॉट को फाइंड
कर जाहिर है जब आपके पास मल्टीमीटर है तो आप रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये बीच स्टोन ब्रिज है, ये तो आपकी 5 के तो बड़ी रेजिस्टेंस थी, इसलिए आप जो लैब में रेजिस्टेंसेस यूज करते हो वो बड़ी रेजिस्टेंस यूज होती हैं, ठीक है। आपने कभी 1 ओम 2 ओम्स के रेजिस्टर्स लैब में यूज नहीं किए, ठीक है। तो दिस इज द मेथड कि इस मेथड को यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस की या इंडक्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसे एडजस्ट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये दिस इज अ मेथड। ऑब्वियसली आपके पास 10,000 तरीके हैं, आप अलग तरीके से भी डायरेक्ट आप कलर कोडिंग, आपके पास तो जो रजिस्टर होते हैं उसकी कलर कोडिंग से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कहें भाई हम इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप लो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पे तो आपके पास लैब में वो वाले रेजिस्टर्स नहीं होते ना, लेकिन कुछ जगहों पे या इंडस्ट्रीज वगैरह में जब आप काम करते हो तो बहुत सारी कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होती हैं जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती, तो आपको इस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल यहाँ तक किसी को? कोई बात समझ ना आई हो? ठीक है। अच्छा, इफ इट इज क्लियर तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने करना ये है कि ये एक सर्किट तो मैंने बना लिया। आप एक टास्क ये करोगे, अगर आप अपना लैब मैनुअल देखो, ठीक है। तो ये मैंने लैब में जो रेजिस्टेंसेस यूज हुई हुई थी, मैंने जो टास्क में दी हुई थी प्रोसीजर में, मैंने वही रेजिस्टेंसेस यूज किए हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको दो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो आप यही वाली रेजिस्टेंसेस यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी आप अपनी मर्जी का कोई कॉम्बिनेशन यूज करके कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अपनी मर्जी के लेके और ब्रिज बैलेंस कंडीशन में करके फाइंड आउट करना, ठीक है। आप सेकंड ऑप्शन के लिए अपनी मर्जी की कोई भी रेजिस्टेंसेस यूज करके ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में शो कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों की आप कैलकुलेशन भी करोगे, जाहिर है जब आपको आर ए, आर बी और आर सी पता चल जाएगा तो आप आर एक्स की वैल्यू निकालोगे। दोनों वैल्यूज के लिए, दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए आप कैलकुलेशंस भी शो करोगे, जो कि ऑब्वियसली आपको यहाँ कैलकुलेशंस के कॉलम में लगानी है, ठीक है, इस वाले के लिए भी, ठीक है, और जो आप खुद से बनाओगे सेकंड उसके लिए भी। क्लियर? कोई मसले मसाइल यहाँ तक भाई किसी को? छोटा सा टास्क है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आई गेस ये हो जाना चाहिए, सही है। अच्छा, अब ज़रा थोड़े से ऑनलाइन के लिए भी अब यूज टू हो गया सब, ठीक है। अब नई नई कहानी तो है नहीं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से ऑनलाइन पे सारा सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो ज़रा ये जो मैंने पिछले सेमेस्टर जो भी कॉपी होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा मार्क्स रिमूव, बहुत ज़्यादा मार्क्स डिटेक्ट नहीं किए थे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी लैब्स जो है वो कॉपी सबमिट करवाई और मैंने उस पर ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं किए। लेकिन अब की बार मुझे कॉपीड लैब नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत आसान लैब है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोग खुद से कर नहीं सकते, ठीक है। ये लैब अगर मुझे किसी की भी कॉपीड मिली तो ये सबकी लैब अलग अलग, ओके। अगर मुझे किसी की भी लैब कॉपीड मिली तो मैं उसके मार्क्स डिडक्ट करूंगी, ठीक है। मैं अभी से बता रही हूँ, फिर बाद में नहीं बोलना मैं आपने 0 मार्क्स दे दिए, आपने मार्क्स कट कर लिए। तो कोई भी मुझे कॉपीड लैब नहीं चाहिए, सबके पास मल्टी सिम है, सबके पास अब लैपटॉप है, आप लैब खुद से परफॉर्म करेंगे और एलएमएस पे सबमिट करवाएंगे नेक्स्ट मंडे तक, ठीक है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैंने नेक्स्ट वीक प्रपोजल सबमिट करवाने का बोला है बेटा। तो या तो आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना या अपने फ्रेंड से मालूम कर लेना। मैं रिपीट भी कर देती हूँ ब्रीफली कि आपके पास नेक्स्ट वीक आपको प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिट करवाना है और आपके ग्रुप में 2 मेंबर्स होने चाहिए। आप 2 मेंबर्स प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई अकेला बनाना चाहे तो वो अकेला भी बना सकता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो आपके लैब में जितने भी कोर्स में
सेंसर शामिल हैं, उसमें से कोई भी सेंसर को किसी एप्लीकेशन में यूज़ करके आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बाबर मैंने ये नहीं कहा कि आप इंट्रोडक्शन और सब कुछ पूरी पूरी डिटेल्स वर्किंग लिखो, सही है। आप प्रोजेक्ट में खाली प्रपोजल में खाली एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे जिसमें आप बता रहे होगे कि आप क्या बना रहे हो, और वो ब्रीफली जिसमें आप 4-5 लाइन का एब्स्ट्रैक्ट जिसमें आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे होगे कि प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे ब्लॉक डायग्राम लगा दोगे कि भाई हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, दैट्स इट। सही है, और मजीद डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, बाकी चीजें ऑब्वियसली आप रिपोर्ट में लिखोगे। फिर रिकॉर्डिंग में अभी बस ये जैसी सेव हो जाएगी, मेरे पास 5-10 मिनट लगते हैं सेव होने में, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और कोई मसला? अच्छा, किसी के पास अगर मल्टी सिम नहीं है तो वो चाहे तो ये लैब प्रोटियस पे भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ठीक है यासिर, मैं कर दूंगी ग्रुप पे शेयर। चलो, इफ देयर इज नो क्यूरी तो हम लैब एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। लैब व्यू का सेटअप दे चुकी हूँ बेटा, ग्रुप अपना वो देखे आप, एलएमएस देखे। जी हाँ, बिल्कुल। दी होगी ना आपने? हमारा प्रोजेक्ट हार्डवेयर होगा। ठीक है, सिद्रा आप क्या बोल रही हैं? सॉरी, आवाज नहीं आई। टेंस। रेंडे साहब ने मैसेज पे चैट बॉक्स है ना, वहाँ पे अपनी नेम और आईडी लिख दो, मैं मार्क कर दूंगी। उस्मान, मैं लैब व्यू का सेटअप दे चुकी हूँ, ड्राइव पे मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक मैं एलएमएस पे भी और ग्रुप पे भी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये आज वाली लैब लैब व्यू पे नहीं है, ये आप प्रोटियस या मल्टीसिम किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक है, अल्लाह हाफिज।